नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। एक बार फिर मैं आपके बीच में आ गया हूँ। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा दोस्तों, कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को बहुत परेशान करके रखते हैं या कैपिटल स्ट्रक्चर को हिला के रख सकते हैं। बैंड बजा रखी है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिसने कैपिटल स्ट्रक्चर को परेशान करा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट सुन लेते हैं दोस्तों, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूँ। कैपिटल स्ट्रक्चर दोस्तों होता है कि हमारे टोटल कैपिटल में कितना डेप्ट होगा और कितना इक्विटी होगा, इसी को हम कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। एक लिमिट से ज्यादा ना तो डेप्ट अच्छा है हमारे लिए, ना एक लिमिट से ज्यादा इक्विटी अच्छा है। मुझे एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है इसके बीच में। तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उस बैलेंस को डिसबैलेंस बना देते हैं या इक्विलिब्रियम को डिसइक्विलिब्रियम में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं? सबसे पहले वहां पर दोस्तों फैक्टर आता है कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन क्या कहती है? अगर कंपनी के पास सरप्लस कैश फ्लो है, बहुत अच्छा खासा पैसा होता है कंपनी के पास, इनफ्लो ज्यादा आउटफ्लो कम है, तो वो ज्यादा से ज्यादा डेप्ट प्रेफर करेगी और इक्विटी लेगी कम से कम। अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल में इनको देखना चाहें तो दोस्तों हमारे पास जो कैपिटल स्ट्रक्चर के 14 पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, इनमें से कम 7 से 8 पॉइंट हमारे वो आए हैं फाइनेंसिंग डिसीजन से। एज इट इज हमने कॉपी पेस्ट करे, उसमें कुछ नया नहीं है। तो अगर आप वहां पे उनको देखना चाहें तो बहुत डिटेल में उनको वहां पे भी देखना चाहें, देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसी में हमारा दूसरा पॉइंट दोस्तों आता है इसके अंदर, जो अलग पॉइंट है हमारा उधर से। दूसरा का नाम है आईसीआर। आईसीआर का मतलब होता है दोस्तों इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को समझाने के लिए मुझे एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना पड़ेगा, आप जल्दी समझ पाएंगे। चलिए मान के चलते हैं आपकी EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 10 लाख रुपए है, ठीक है, और आपका जो डेप्ट पे चार्ज होने वाला इंटरेस्ट है वो सिर्फ मात्र 1 लाख रुपए है। तो हमारा ICR का दोस्तों फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन इंटरेस्ट, दैट इज 10 लाख अपॉन 1 लाख। मैंने डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 10 आ गया। तो ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फिलहाल मेरी 10 है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन में लेके चलते हैं कि आपकी EBIT अभी भी 10 लाख रुपए और इंटरेस्ट हो जाता है आपका 5 लाख रुपए का। अब EBIT निकालता हूं दोस्तों, 10 लाख अपॉन 5 लाख अब आती है 2। पहले थी 10, अब है 2, ठीक है। जब 10 थी तो मैं और ज्यादा डेप्थ ले सकता था क्योंकि मैं बहुत आसानी से इंटरेस्ट दे पा रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इंटरेस्ट देने में मुझे। लेकिन जब अब ये 2 हो चुकी है, इसका मतलब जो आपकी ICR है वो कम होगी पहले से। अब मुझे डेप्ट लेने में प्रॉब्लम आएगी। मुझे पता है कि मैं इंटरेस्ट बहुत आसानी से कवर नहीं कर पा रहा हूं। जैसे जैसे रेशो और ज्यादा नीचे आ जाएगी, 2 की जगह 1, 0.5, 0.25 और नीचे आएगी, वैसे वैसे मेरे हाथ जो हैं वो और ज्यादा जो है कमजोर पड़ जाएंगे। डेप्ट नहीं ले पाऊंगा बिल्कुल भी मैं। लोन लेने में मुझे प्रॉब्लम होगी क्योंकि मुझे पता है इंटरेस्ट देना पड़ेगा और मेरे पास इंटरेस्ट चुकाने के लिए पैसा नहीं है। जितना प्रॉफिट कमाता हूं वो सारा का सारा पहले इंटरेस्ट में चला जाता है। मैं और डेप्ट लेके और ज्यादा इंटरेस्ट का बर्डन ऊपर नहीं बढ़ा सकता, इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए मुझे भी। तो अगर आपकी ICR ज्यादा है तो आप शौक से डेप्ट लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपकी ICR कम है तो आप डेप्ट मत लीजिए। इसी के साथ हमारा अगला पॉइंट आता है दोस्तों DSCR, डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो। इसके अंदर हम लोग इंटरेस्ट के अलावा और भी जो हमारे रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये सब चीजों को हम लोग कवर करके चलते हैं। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है हमारे पास, है इसके अंदर भी यही दोस्तों कि अगर आपका DSCR हाई है, अगर आप बहुत आसानी से रिलेटेड एक्सपेंसेस को कवर कर पा रहे हैं तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डेप्ट ले सकते हैं। डेप्ट लेने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आपके एक्सपेंसेस ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर आपका DSCR कम आ रहा है, DSCR मींस डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो कम आ रही है, इसका मतलब आप ऑलरेडी फाइनेंशियली बहुत ज्यादा ट्रबल कर रहे हैं और ज्यादा डेप्ट लेके अपनी मुसीबतों को मत बढ़ाइए। तो ज्यादा DSCR का मतलब है ज्यादा डेप्ट और कम DSR का मतलब हमारे पास आता है कम डेप्ट। आपको ध्यान रख के चलना है। इसी के बीच में हमारे पास दोस्तों 4th पॉइंट आता है जिसका नाम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। ये पॉइंट बड़ा सिंपल सा है दोस्तों। ये पॉइंट कहता है कि कभी भी इन्वेस्टमेंट करो, ये तो मैं आपको वैसे ही कह देता हूं कि कभी भी इन्वेस्टमेंट करो तो हमेशा ध्यान रखना कि जो आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो हमेशा कम रहे और जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा ज्यादा रहनी चाहिए। मतलब रिटर्न हर इंसान को ज्यादा से ज्यादा चाहिए। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो कहेगा मुझे रिटर्न नहीं चाहिए, मेरे को कम भी मिल जाए तो भी ठीक है, ऐसा कोई नहीं होने वाला दोस्तों। सबको रिटर्न चाहिए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो रिटर्न तो मिलना चाहिए। तो आप हमें अपना रिटर्न, हमारा रिटर्न तो दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके आप हमारा रिटर्न हमें दे सकते हैं। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमेशा ज्यादा रखें। अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ग्रेटर है तो आप लोग डेप्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम है और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज्यादा है तो आप प्लीज बोरोइंग मत करिए, डेप्ट मत लीजिए। आप जा सकते हैं किसकी तरफ? इक्विटी की तरफ। इक्विटी ज्यादा सिक्योर है। इसी के बीच में दोस्तों हमारे पास 5th पॉइंट आता है, इसका नाम है कॉस्ट ऑफ डेप्ट।
कॉस्ट ऑफ डेप्ट का मतलब वही कॉस्ट ऑफ बोरिंग हो गई कि हमेशा इस बात को इंश्योर करके चलिए कि आपकी कॉस्ट ऑफ डेप्ट कम से कम आए। अगर कॉस्ट ऑफ डेप्ट कम होगी तो आपको फ्यूचर में प्रॉफिट ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। डेप्ट की कॉस्ट, बोरोइंग की कॉस्ट कम रखिए और रिटर्न रखिए ज़्यादा, या रिटर्न ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन करके चलिए, तभी काम चलेगा, नहीं तो चल पाने वाला नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट हमेशा आपको कम लेके चलनी है, फायदे मिलेंगे। इसी के बीच में हमारे दोस्तों अगला पॉइंट आता है जिसका नाम है हमारे पास टैक्स रेट। टैक्स रेट क्या कहता है कि अगर मेरे को टैक्स बचाना है तो मुझे ऑब्वियस सी बात है मुझे डेप्ट लेना पड़ेगा। अभी एक छोटे से एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि जिस केस के अंदर, मैं आपको दोबारा पिक्चर दिखा देता हूं यहाँ पे, जिस केस में मैंने सबसे ज्यादा डेप्ट ले रखा है उस केस में सबसे कम टैक्स गया है, जबकि जिस केस के अंदर सारा इक्विटी है उसके अंदर सबसे ज्यादा टैक्स मुझे देना पड़ेगा। तो इसका मतलब है जो मेरा डेप्ट होता है या जो डिबेंचर्स होते हैं हमारे, बेसिकली वो हमारे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो हमारा टैक्स बचाते हैं। तो अगर टैक्स रेट बहुत ज्यादा है तो कोशिश करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा डेप्ट लें, और अगर टैक्स रेट कम है तो आप इक्विटी भी लेना चाहे तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ज्यादा टैक्स रेट मतलब ज्यादा डेप्ट और कम टैक्स रेट मतलब इक्विटी, आप ये मान के चलेंगे इस बात को। अगला पॉइंट हमारे पास दोस्तों इसके अंदर आता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या कहता है कि आप अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को खुश करने की पूरी कोशिश करते हैं, जैसे कि हमने अभी पढ़ा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वाले कंसेप्ट में। लेकिन एक लिमिट से ज्यादा डेप्थ लेना फाइनेंशियल रिस्क बढ़ा देता है हमारे शेयर होल्डर्स का, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब जो बर्डन हमारे शेयर होल्डर्स के ऊपर आ रहा है वो बढ़ जाता है, और वो इस बर्डन को बहुत लंबे टाइम तक झेल नहीं पाते और मजबूरन वो आपकी कंपनी के शेयर छोड़ के या आपकी कंपनी के शेयर बेच के किसी और कंपनी में शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपकी कंपनी की जो वैल्यू है, जो शेयर ऊपर जा रही है, वो नीचे आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। जो कंपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बारे में बिल्कुल परवाह करके नहीं चलेगी, लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए एक लिमिट तक ही आप डेप्थ लें, और एक लिमिट से ज्यादा अगर आप डेप्थ लेते हैं तो आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स खुश होने की बजाय आपसे बल्कि नाराज होकर आपकी कंपनी छोड़ के चले जाएंगे। तो हर चीज एक लिमिट तक चलें, अगर आप वो लिमिट तक रहते हैं तो ज्यादा फायदा रहेगा। लिमिट क्रॉस नहीं हुई बिल्कुल डेप्थ लीजिए, लेकिन अगर लिमिट क्रॉस हो रही है तो आप जा सकते हैं किसकी तरफ, इक्विटी की तरफ। लिमिट में आपको बता देता हूं दोस्तों, जो सबसे आइडियल रेशो रहती है डेप्ट इक्विटी की, वो रहती है हमारी 2:1। तो आप कोशिश करिए कि आप डेप्ट ज्यादा से ज्यादा 2:1 में ही लेके चलें। 2 हमारे डेप्ट और 1 हमारा इक्विटी, तो आपके लिए भी क्या रहेगा, बेनिफिट रहेगा। इसी में हमारे पास अगला पॉइंट आता है दोस्तों, इसका नाम है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब वो सारा खर्चा जो शेयर इशू करने में आता है, जो मैंने आपको बताया भी था, वो सारा खर्चा हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट में आता है। अगर शेयर इशू करने में बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है तो भैया छोड़ो शेयर को, क्या ले लो, डेप्ट। डॉक्टर ने थोड़ी ना कहा है कि भैया हमें सिर्फ इक्विटी शेयर ही लेने हैं, जो सस्ता पड़ रहा है ले लो, क्यों टेंशन लेनी। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट ज्यादा है तो छोड़ो, क्या ले लो, डेप्ट, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। अगला पॉइंट हमारे पास इसमें आता है दोस्तों जिसका नाम है रिस्क कंसिडरेशन। अगर आप रिस्क लेने को तैयार हैं, आप खतरों के खिलाड़ी हो, आप लोग कुछ ज़्यादा ही माउंटेन ड्यू पी के आए हैं, आपको शौक है बहुत ज़्यादा खतरों से खेलने का, तो आपको लेना चाहिए डेप्ट। लेकिन अगर आप रिस्क कम से कम रखना चाहते हैं तो आपको हमेशा क्या लेने पड़ेंगे, इक्विटी, क्योंकि हमारे जो डिबेंचर्स होते हैं वो कंपनी के लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा रिस्की इंस्ट्रूमेंट है। जब भी आप डिबेंचर लेंगे आपको पैसे तो डिबेंचर होल्डर्स को देने पड़ेंगे हर साल इंटरेस्ट के रूप में। तो इसलिए अगर आप रिस्क लेने को तैयार हो तो गो फॉर डेप्ट, नहीं तो गो फॉर इक्विटी। अगला पॉइंट हमारे पास दोस्तों इसके अंदर आता है जिसका नाम है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी वाला पॉइंट क्या कहता है, एक लिमिट से ज्यादा, मैंने अभी आपको बताया कि लिमिट से ज्यादा डेप्ट लेना कंपनी के लिए फ्लेक्सिबिलिटी खत्म कर देता है। कैसे खत्म कर देता है, डेप्ट दोस्तों हमें बिना कुछ मॉर्गेज करे नहीं मिलता। अगर आप डेप्ट के चक्कर में अपनी कंपनी के सारे एसेट मॉर्गेज रख देते हैं, गिरवी रख देते हैं, सिंपल सी बात है, तो आपकी कंपनी के पास एसेट ही नहीं बचे। और जब तक एसेट नहीं बचे तो लोग आपकी कंपनी में किस नाम पे भरोसा करें, आपकी कंपनी के पास तो एसेट ही नहीं है। आपने अपने सारे के सारे एसेट प्लेज एक तरह से गिरवी रख दिए, मॉर्गेज रख दिए। जब आपने सारे के सारे एसेट गिरवी रख दिए तो आपकी कंपनी में अपना कुछ भी नहीं है, सब किसका है, पराये लोगों का है, किसी और का है जिससे आपने उधार ले रखा है। तो ऐसी कंपनी पे लोग बिल्कुल भरोसा करने वाला नहीं है। तो एक लिमिट तक आप फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करके चलिए कि कभी आपको फ्यूचर में पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो आप आसानी से डेप्ट ले पाएं। इसके लिए अपने एसेट्स को सेफ गार्ड बचा के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एसेट बचे रहेंगे तो आपकी कंपनी बची रहेगी, नहीं तो आपकी कंपनी का हो जाएगा क्या, काम तमाम। चलिए अगला पॉइंट हमारे पास दोस्तों इसी के अंदर है जिसका नाम है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क।
रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या कहता है, हमें ध्यान से समझते हैं इस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वाले पॉइंट को। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमारा कहता है कि अगर मैं अपनी जो टोटल कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है, हम लोग जो सेबी की तरफ से हमें इसकी भी कंडीशन दी गई है कि आप डेप्ट इक्विटी को 2:1 में लेके चल सकते हैं, या जो सबसे आइडियल रेशो है आप वो वाला लेके चलेंगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो हम उसके अकॉर्डिंग भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसी को कहते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो कि दिया जाता है किसके द्वारा, सेबी के द्वारा दिया गया है। इसमें हमारा अगला पॉइंट दोस्तों आता है जिसका नाम है कंट्रोल कंसिडरेशन। अगर आप कंट्रोल बांटना चाहते हैं, बांटना है कंट्रोल, तो क्या लेंगे, इक्विटी, और अगर कंट्रोल नहीं बांटना तो क्या लेंगे, डेप्ट। क्योंकि इक्विटी शेयर इश्यू करने पे हमारा कंट्रोल डाइल्यूट हो जाता है, बट जाता है। तो अगर आप नहीं बांटना चाहते तो आपको क्या लेना पड़ेगा, डेप्ट लेना पड़ेगा। इसी में हमारे पास दोस्तों अगला पॉइंट आता है जिस पॉइंट का नाम है स्टॉक मार्केट कंडीशन। ये मैंने आपको पहले बताया था कि जब जब स्टॉक मार्केट बुलिश फेज में जाएगी, ऊपर जाएगी, तब तब इक्विटी इशू होंगे, और जब जब बेयरिश जाएगी, नीचे जाएगी, तब तब इशू होगा डेप्ट। क्यों, मजबूरी है भाई, क्योंकि बेयरिश फेज में लोग इक्विटी शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते, कंपनी के इक्विटी शेयर बिकने वाले नहीं है। लेकिन अगर फेज है बुलिश वाला, ऊपर की तरफ जा रही है मार्केट, तो लोग इक्विटी शेयर खुश होकर खरीदेंगे। तो बुलिश मींस इक्विटी और बेयरिश मींस डेप्ट, आपको ध्यान रख के चलना है। और लास्ट पॉइंट हमारे पास दोस्तों इसके अंदर आता है कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज। आप किसी और कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कॉपी पेस्ट करना चाहें तो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप कंपनी स्टैब्लिश कर रहे हैं, आपको लगा कि रिलायंस का कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उन्होंने मान के चलते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर ले रखा है 1.5:1, आपको कॉपी करना है, कर लो भाई, कोई कॉपीराइट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिंदास होकर कॉपी करो। आराम से आप कॉपी करना चाहें तो किसी और कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर भी कॉपी कर सकते हैं। दोस्तों ये थे हमारे 14 पॉइंट्स जो कैपिटल स्ट्रक्चर की बैंड अच्छी खासी बजा के चलते हैं, या बैंड बजा रहे हैं बेसिकली। इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से सुन लीजिए, आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं, इन सबके एक्सप्लेनेशन वगैरह भी इनको अच्छे से कर लेंगे हम लोग। अगली वीडियो दोस्तों मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करते हैं, और कौन कौन से फैक्टर्स जो हमारी वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करके चलते हैं। देखना मत भूलिए, आप अपने चैनल बिजाज से सीखो पर। थैंक यू दोस्तों।